बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सेकंड स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 22 के लास्ट टॉपिक पर। तो डायबिटीज़ मेलाइटस और इसकी जेनेटिक बेसिस, इसके काजेज और टाइप्स पर हमने बात करनी है। तो जैसे देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे की पॉइंट्स हैं, सिम्टम्स ऑफ द डायबिटीज़ मेलाइटस। फिर इसके बाद इसकी टाइप्स पर बात करेंगे, टाइप 1 एंड टाइप सेकंड। और टाइप सेकंड में एक और टाइप बनती है जिसको हम MODY कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटस जो है ये क्या चीज है। हम कहते हैं हाई ब्लड शुगर लेवल, इट इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस। तो ब्लड में अगर शुगर लेवल जो है हाई हो जाए, ऐसी कंडीशन में हम इस डिजीज को डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। तो अब वो कहता है कि अगर इसकी सिम्टम्स में देखें तो हम देखते हैं शुगर इन यूरिन। तो ऐसी सूरत में ये पेशेंट्स अपनी बॉडी में शुगर को मेटाबोलाइज नहीं कर सकते। तो जब शुगर को अपनी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं कर सकते तो ऐसी सूरत में हम देखते हैं जो शुगर है वो यूरिन के जरिए से खारिज हो जाती है। कैन नॉट मेटाबोलाइज शुगर इन दी सेल, यानी कि अगर सेलुलर लेवल पर देखा जाए तो जो ग्लूकोज है वो उसकी ब्रेकडाउन नहीं हो पाती, जो कि ग्लाइकोलाइसिस के जरिए से है। ऐसी सूरत में ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। तो ये वाली कंडीशन डायबिटीज मेलाइटस कहलाती है। अब वो कहता है कि इसकी जो रीजन है वो हम देखते हैं हेट्रोजीनस डिसऑर्डर है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जीनस का मतलब है काजेज। तो हम इसको कहते हैं इट इज द हेट्रोजीनस डिसऑर्डर, यानी कि इसकी कई सारी वजूहात हो सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जीन्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और इसी ही तरह से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और एज फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसलिए इसको कहा जाता है इट इज द हेट्रोजीनस डिसऑर्डर, यानी ऐसा डिसऑर्डर जिसकी मुख्तलिफ तरह की वजूहात हो सकती हैं। अब वो कहता है कि इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अगर इंसुलिन का लेवल जो है वो बढ़ने लग जाए तो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स जो है वो क्या हो सकते हैं। हम देखते हैं कि ये किडनी फेलियर और इसी तरह से हार्ट प्रॉब्लम्स, और हम कहते हैं किडनी फेलियर है, इसमें हार्ट प्रॉब्लम आ जाता है तो ब्लड वैस्कुलर प्रॉब्लम्स से भी रिलेटेड होता है। यानी कि अगर ये डिजीज, ये प्रॉब्लम जो है प्रोलॉन्ग रहे तो ऐसी सूरत में किडनी फेलियर के चांसेस हैं, हार्ट के प्रॉब्लम है। और इसी तरह से वो कहता है कि हम नोट करते हैं अडल्ट ब्लाइंडनेस है, यानी कि जवानी की उम्र में अंधापन पैदा हो जाता है, ये अडल्ट ब्लाइंडनेस कहलाता है। और हम कहते हैं लोअर लिम्ब एम्पुटेशन, यानी कि अगर कोई जख्म आ जाए तो ऐसी सूरत में वो हीलिंग यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग रहती है, नासूर बन जाता है और बॉडी के उस हिस्से को काटना पड़ सकता है। लिहाजा इस तरह से हम कहते हैं कि ये कुछ सिम्टम्स है, कुछ अलामात है। अब हम बात करते हैं कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी है। सबसे पहली टाइप जिसको हम कहते हैं इट इज द टाइप 1R, इट इज द इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। means the patients are those that are in young age, that is why it is called juvenile diabetes mellitus because it occur the before age 40। यानी कि हम देखते हैं कि इंसुलिन की
डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस पहली किस्म कहलाती है, यानी कि इन पेशेंट्स में हम देखते हैं इंसुलिन की कमी होती है और ये 40 साल की उम्र से पहले ही जाहिर होती है ये डिजीज, लिहाजा इसको कहा जाता है जुवेनाइल डायबिटीज मिलाइटस। और इसी ही तरह से वो कहता है इट इज द 10% ऑफ ऑल द डायबिटिक पेशेंट। अगर हम देखें तो तमाम डायबिटिक पेशेंट में ये जो इंसुलिन टाइप 1 है तकरीबन 10% पेशेंट्स में पाई जाती है। हम देखते हैं इंसुलिन टाइप 1 में हम कहते हैं इट इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से मुराद ये है कि हम इसमें कहते हैं कि हमारे जो टी सेल्स थे, टी सेल्स को हम कहते हैं दे बैकफायर्स। बैकफायर से मुराद ये है कि टी सेल्स ने जिनको ब्लड में आने वाले पैथोजेंस और जरासीमों को मारना था वो बॉडी ही के सेल्स को खत्म करने लग जाए तो इसको बैकफायर की कंडीशन कहते हैं। लिहाजा ऐसी सूरत में हम देखते हैं द टी सेल्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिस्ट्रॉय द बीटा सेल्स इन पैंक्रियाज के जो पैंक्रियाज के अंदर हम देखते हैं बीटा सेल्स थे जिन्होंने इंसुलिन प्रोड्यूस करनी है, ये टी सेल्स जाकर उन बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऐसी सूरत में इंसुलिन ही नहीं पैदा होता तो लिहाजा ये पेशेंट जो है वो कहता है डिपेंडेंट है एस्ट्रोजीनस इंसुलिन पर। लिहाजा हम कहते हैं इसका ट्रीटमेंट जो है वो क्या होगा, एक्सोजीनस इंसुलिन जो है इन पेशेंट को देनी पड़ती है। तो ऐसी सूरत में इनमें से ब्लड में शुगर लेवल को जो है वो कंट्रोल कर लिया जाता है। लिहाजा हम कहते हैं टाइप फर्स्ट इज द इंसुलिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के जिसमें हमारे ब्लड के जो टी सेल्स हैं ये अपनी ही बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। इसकी रीजन उन टी सेल्स के अंदर किसी वायरल किसी इन्फेक्शन की वजह से, वायरल इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं या म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, क्योंकि टी सेल्स जो है वो हमारी बॉडी के सेल्स जिनको बीटा सेल्स कहते हैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, उनको समझते हैं कि शायद ये पैथोजेंस है। लिहाजा ऐसी सूरत में टी सेल्स जो है वो बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करते थे जिन्होंने इंसुलिन पैदा करनी है। ऐसी सूरत में ब्लड में इंसुलिन पैदा नहीं होगी और ब्लड का शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज होने लग जाता है। और इसी ही तरह से अगर हम देखें द टाइप सेकंड इट इज कॉल्ड द नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस एंड इट काउंट्स फॉर द 90% ऑफ द डायबिटिक पेशेंट्स एंड इट अकर्स इन द एज बिफोर 40। यानी हम देखते हैं 40 साल की उम्र के बाद ये वाली बीमारी जाहिर होती है जिसे हम टाइप सेकंड कहते हैं। 90% पेशेंट जो है वो इस डिजीज में मुब्तला होते हैं जो डायबिटीज के हैं। और हम देखते हैं कि ओबेसिटी इंक्रीजेस द इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि टाइप सेकंड पेशेंट्स में ये नोट किया गया कि यहाँ पर इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स जो है इनकी बॉडी में इंसुलिन तो प्रोड्यूस करते हैं, सेल्स कैन नॉट रिस्पॉन्स टू इंसुलिन। The cells in our body cannot respond to इंसुलिन। अगर बॉडी के सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्स ही ना दे कि वो ब्लड में से शुगर लेवल को जो है वो डिक्रीज करे, कंट्रोल करे ब्लड में शुगर के लेवल को, तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं इट इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी कि ये वो पेशेंट है जो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस एंडोजीनस इंसुलिन, अपनी बॉडी के अंदर ही इंसुलिन जो है ये पैदा करते हैं, लेकिन उस इंसुलिन को इनकी बॉडी के सेल्स रिस्पॉन्स नहीं देते। अब इसी तरह से वो कहता है कि अगर हम इसकी जेनेटिक बेसिस पर बात करें तो जेनेटिकली अगर हम नोट करें देखें तो इसके लिए वो कहता है क्रोमोसोम नंबर 11 पर हम कहते हैं इट इज द
recessive, it is the recessive सिंगल जीन के क्रोमोसोम नंबर 11 पर एक जीन है जो रिसेसिव कंडीशन में ये डिजीज कॉज करता है, बल्कि इसको हम कहते हैं ये क्रोमोसोम नंबर 11 वाला जो जीन है ये रिस्पॉन्सिबल है टाइप 1 के लिए। यानी टाइप 1 की अगर हम जेनेटिक बेसिस को देखेंगे तो हम कहते हैं जेनेटिक बेसिस पर टाइप 1 जो है ये क्रोमोसोम नंबर 11 पर एक जीन है जिसको हम कहते हैं इट इज इन रिसेसिव कंडीशन, रिसेसिव सिंगल जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। अब देखते हैं कि जो टाइप 2 है जिसको हम कहते हैं इट प्रोड्यूसेस द इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी ये वो पेशेंट्स हैं इनकी बॉडी में इंसुलिन तो पैदा होता है लेकिन ऐसी सूरत के अंदर इनकी बॉडी के सेल्स उस इंसुलिन को रिस्पांस ही नहीं देते, तो इसलिए हम कहते हैं ये कंडीशन कहलाएगी इट इज द नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। यानी कि इन पेशेंट में देखा यह गया कि इंसुलिन तो पैदा होती है लेकिन वो कोई रिस्पांस नहीं देती। इसकी जेनेटिक बेसिस में वो ये बात करता है, कहता है कि इस पे अगर हम देखें जेनेटिकली some components are responsible, लेकिन अभी तक उसकी डिस्कवरी नहीं हुई, तो लिहाजा हम कहते हैं ये कहलाएगी टाइप 2 डिजीज। तो इसको हम कहते हैं इट इज द इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इसी ही के अंदर वो कहता है कि अगर हम नोट करें देखें तो एक डिजीज जो है वो कॉज हो जाती है जिसको हम कहते हैं कि टाइप 2 में ही एक कंडीशन है जिसको मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस ऑफ यंग का नाम दिया जाता है। यानी हम इसको कहते हैं इट इज द मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस ऑफ यंग। तो इस तरह से हम इसको एब्रिविएट करते हैं MODY से। अब वो कहता है कि देखा जाए ये एक्चुअल में टाइप 2 से ही बिलोंग करता है। इसके अंदर वो कहता है कि अगर हम नोट करें देखें तो तकरीबन टाइप 2 के 2 से 5% जो पेशेंट हैं बिफोर एज 25 साल की उम्र से पहले ही उनमें डायबिटीज की कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो ऐसी सूरत में हम इसको कहते हैं इट इज कॉल्ड MODY। तो लिहाजा अब देखिए वो कहता है जो सम जेनेटिक कंपोनेंट इसमें इन्वॉल्व है। अब वो कहता है इस MODY में हम देखते हैं कि म्यूटेशन आ जाती है, म्यूटेशंस इन glucokinase gene. Glucokinase gene produces an enzyme that is called glucokinase, और ये glucokinase एंजाइम क्या काम करता है हमारी बॉडी में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ATP के मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करते हुए। तो ऐसी सूरत में हम इसको कहते हैं जब ये एंजाइम एब्सेंट हो जाता है तो ऐसी सूरत में ग्लूकोज के प्रोड्यूस ना होने की वजह से हम कहते हैं कि ये कंडीशन जो है प्रोड्यूस हो जाती है। अब मजीद वो कहता है इसकी एक और रीजन मजीद हो सकती है कि इसमें हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, यानी कि ट्रांसक्रिप्शनल
फैक्टर जीन्स जो है इनमें म्यूटेशन हो जाए, यानी कि वो चार, वो कहता है जेनेटिक फैक्टर है, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है, अगर उन 4 फैक्टर में से भी किसी एक फैक्टर में म्यूटेशन हो जाए जो इंसुलिन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, these 4 फैक्टर कंट्रोल इंसुलिन प्रोडक्शन, लिहाजा इसलिए वो कहता है कि इसमें किसी ना किसी तरह से सम जेनेटिक कंपोनेंट जो है वो जरूर इन्वॉल्व है टाइप सेकंड में। तो इस तरह से हम कहते हैं ये कहलाएगी मेजॉरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस ऑफ द यंग। और इसका इलाज देखें क्या है, जब बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस होता है लेकिन वो बहुत कम मिकदार में है, तो ऐसी सूरत में ज्यादा एक्सरसाइज करने से ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगी, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन ज्यादा होगी, तो ऐसी सूरत के अंदर ब्लड ग्लूकोज के लेवल को क्या किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है। जैसे हमने बात की ओबेसिटी इंसुलिन की रेजिस्टेंस को बढ़ा देती है, ओबेसिटी मोटापा नहीं होना चाहिए, तो ऐसी सूरत में रेगुलर वॉक होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो मेंटेन रह पाएगा। उसकी रीजन क्या कि कुछ ना कुछ तो एंडोजीनस इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी तरह से जबकि टाइप फर्स्ट में हम देखते हैं इंसुलिन पैदा करने वाले बीटा सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लिहाजा ऐसी सूरत में पेशेंट डिपेंडेंट है एक्सोजीनस इंसुलिन लेने पर, कि बॉडी से बाहर से जब उसे इंसुलिन मिलेगी तब उसकी बॉडी जो है वो उस ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में कंट्रोल करती है।